नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पार्टियां अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अब बयान देती नजर आ रही हैं। पिछले दिनों हमने बिहार में सत्ता की कुर्सी के लिए सियासी मैदान में उतरे दो गठबंधनों यानी एनडीए और महागठबंधन को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही हमने महागठबंधन के घटक दलों की राजनीति और रणनीति पर भी चर्चाएं की हैं। असल में बिहार की राजनीति में जटिलता हमेशा से ही नजर आई है। जाति, धर्म, विकास और संघर्ष की चौराहों पर खड़ी ये सियासत कई बार नए मोड़ लेती है। आज हम जिस सियासी दल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो भी एक ऐसे ही मोड़ पर बना था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में इस पार्टी ने खुद को पिछड़े, दलितों और वंचित वर्ग की आवाज के रूप में पेश किया। बता दें कि फरवरी 2015 में नीतीश कुमार के साथ मतभेदों के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाए गए जीतन राम मांझी ने जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर बिहार की सियासत में एक नया मोर्चा खोल दिया। इस घटनाक्रम के चलते अस्तित्व में आया हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। मांझी ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन बताया। दलित, महादलित, पिछड़े और गरीब तबके के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बताया। अपनी पार्टी के गठन के साथ ही मांझी ने अपने बयान में कहा था, हमारा मकसद है सबसे गरीब आदमी को भी सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना। हम सत्ता के भूखे नहीं बल्कि अधिकारों के लड़ाके हैं। हालांकि जदयू से अलग होकर पार्टी ने वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाग लिया, लेकिन सफलता सीमित रही। बिहार की राजनीति में गठबंधनों की ताकत को समझते हुए जीतन राम मांझी ने समय समय पर एनडीए और महागठबंधन दोनों का हिस्सा बनकर अपने प्रभाव को बनाए रखा। 2020 के चुनावों में एनडीए के साथ रहते हुए पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। अब भले ही मांझी की हम पार्टी को सीटों के लिहाज से बड़ी पार्टी ना कहा जाए, लेकिन दलित राजनीति में इसकी एक खास और अहम भूमिका रही है। मांझी को एक सांकेतिक चेहरा माना जाता रहा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो वंचित तबके से उठकर सत्ता तक पहुंचे। हालांकि अपने सियासी लाभ के लिए कभी गठबंधन के साथ जाना पड़ा तो कभी एनडीए के साथ आ जाने की मांझी की रणनीति ने उनकी पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया है। इसी के साथ मांझी के कुछ विवादास्पद बयानों और पार्टी नेताओं के अंदरूनी मतभेदों ने पार्टी और मांझी दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बहरहाल आज हम पार्टी एक छोटे लेकिन सक्रिय दल के रूप में मौजूद है। मांझी के बेटे संतोष सुमन के नेतृत्व में अब पार्टी युवा चेहरों को आगे ला रही है। लेकिन सवाल है, क्या हम फिर से कोई बड़ा सियासी मोर्चा बना पाएगी या हम दलित राजनीति का एक सक्रिय चेहरा ही बनी रहेगी? पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा रहे हमको 7 सीटें मिली थी, जिसमें से 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। इस बार हम पार्टी 15 से 20 सीटों पर दावेदारी कर रही है। इसमें मगध के साथ पार्टी का दावा उत्तर एवं पूर्वी बिहार और सीमांचल की कुछ सीटों पर भी है। इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेशी। मुकेशी, मांझी जब अलग पार्टी बनाकर सियासत में आए तो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में सत्ता में बने रहने के लिए कभी वो एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ नजर आते हैं। ऐसे में मेरा सवाल यह है कि क्या पार्टी सही में दलितों, पिछड़ों की आवाज बनने वाली पार्टी है या मात्र अवसरवादी? नमस्कार। ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2015 में इस पार्टी का जन्म हुआ और जदयू से विखंडित होके अलग होके जीतन राम मांझी जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आवाज तो उठाई थी कि हम दलितों, पिछड़ों, अकलियतों और वैसे समाज के वंचित लोगों की रहनुमाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने 17-18 एमएलए के साथ एक अलग पार्टी भी बनाई। लेकिन समय के साथ कभी आपने सही कहा, कभी महागठबंधन के साथ तो कभी एनडीए के साथ, वो एक कंस्टिट्यूएंट होके ही है। आवाज जरूर उठाते हैं पिछड़ों और दलितों की, क्योंकि खुद मांझी दलित समाज से आते हैं और उनका मगध और शाहबाद इलाके में एक अपना अच्छा वोट बैंक है। पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार में भी मुसहरों की संख्या है, तो उसमें उनकी पहुंच है। लेकिन
जो अब तक की 2015 से 2025 का जो उनका हम का जो राजनीतिक सफर है, वो सच है कि कभी एक बार वो महागठबंधन के साथ गए थे, जो उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन कमोबेश वो एनडीए के पार्ट ही रहे हैं और एनडीए के साथ रहने के कारण आज उनकी हैसियत केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके लड़के बिहार में मंत्री हैं और एक पार्टी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन छोटी पार्टी के रूप में पहचान बनाई। जी जी। तो मेरा मेरा सवाल फिर ये होगा कि क्या हम पार्टी का अस्तित्व सिर्फ गठबंधन की राजनीति में छोटे सहयोगी की भूमिका तक सीमित है, या पार्टी के पास बिहार को आगे ले जाने के लिए सही में कुछ दूरगामी योजनाएं भी हैं? देखिए, हर पार्टी तो चाहती है कि हम उसका फलक बड़ा हो। अगर छोटी रीजनल पार्टी है तो उसका फलक है कि हम राष्ट्रीय पार्टी बने और उसके लिए, लेकिन बिहार में जो अब तक की हम की स्थिति है, जो मोर्चा है, वो एक रीजनल पार्टी की ही है। वो एनडीए के सहयोगी के रूप में ही, जिस पार्टी के विधानसभा में सिर्फ 4 विधायक हो, संसद में 1 सांसद हो, विधान परिषद में 1 एमएलसी हो, तो उनकी पहुंच आप राज्यव्यापी भी नहीं है। वो क्षेत्र विशेष में उनकी दखल है और उनकी ताकत है और इस कारण से ही वो एक बड़े संगठन के साथ, माने जो समूह है एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसके साथ हैं और इसलिए उनकी आवाज है। अकेले तो आवाज वैसे ही पार्टी का नहीं है वास्तविक में और प्रैक्टिकल भी नहीं है, इसलिए किसी न किसी के साथ रहेंगे, अभी फिलहाल एनडीए के साथ। जीतन राम मांझी ने अपनी हाल में अपने बेटे संतोष सुमन को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है, तो ऐसे में क्या ये भी अन्य पार्टियों की तरह एक परिवार की पार्टी तक सीमित बन के मतलब सीमित रह होगी? ये जो भी पार्टी है दीपक जी, जो खुद जिसकी रहनुमाई, जैसे राजद में लालू प्रसाद जी ने अपनी पार्टी बनाई, आज सर्वे सर्वा उस पार्टी का तेजस्वी यादव हैं, जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तो जीतन राम मांझी भी अपने संतोष सुमन है, उनको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उनकी अगुवाई में है। उनके घर के और भी सदस्य, दामाद भी हैं, तो वो भी उपाध्यक्ष बन गए हैं अनुसूचित जाति आयोग के। तो ये परिवारवादी जो भी पार्टियां हैं, माने जो छोटा दल है जिसमें एक मुखिया है, उसी के इर्द गिर्द है, तो ज्यादा रहनुमाई अभी 4 जो एमएलए हैं, उनमें भी इनके लड़के भी एमएलसी हैं। तो छोटी पार्टियां में परिवार तो हावी रहेगा और मौका मिलता है, लेकिन ज्यादा तो मौका नहीं है, पहले तो परिवार वाले ही उसमें हिस्सेदारी लेते हैं। जी जी जी। एक चीज़ और है कि मांझी ने दलितों के लिए बहुत सी योजनाएं और आरक्षण की बात की थी। उन वादों आश्वासनों पर क्या मांझी की पार्टी ने कुछ काम किया भी है? नहीं, जब वो 2015 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो बहुत सारे फैसले उन्होंने, कई फैसले लिए। मैंने एक चर्चित फैसला था जिसमें विधायक निधि को 2 लाख से 3 लाख करोड़, आरक्षण की सीमा, आरक्षण जो सवर्णों के जो आरक्षण हैं, उनके लिए आर्थिक रूप से जो सवर्ण को आरक्षण देने की, जो पिछड़े हैं उनके लिए हो, बहुत सारी योजनाएं दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए किया था। लेकिन बाद में नीतीश जब सत्ता में आए, तो उन्होंने बहुत सारे उनके फैसलों को बदला। आप जब तक सत्ता में शीर्ष पे नहीं रहेंगे, आप एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं रहेंगे, तो आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? योजना तो उन्होंने बहुत सारी बनाई थी एज ए चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसको बहुत सारा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। जी जी। तो मांझी के बारे में अगर बोला जाए तो मांझी के कई बयान जातिवादी व विभाजनकारी माने गए हैं। क्या मांझी खुद को सुर्खियों में रखने के लिए इस तरह के बयान देते रहे? क्या उनके बयानों से उनके समाज को कोई फायदा हुआ है, या सिर्फ उन्हें ही सियासी फायदा होता है? नहीं, दूसरा जो आपका लास्ट वाला सवाल था, फायदा तो उनका ही हुआ। उन्होंने अपनी वो संसद बने, बेटा मंत्री बना, दामाद उपाध्यक्ष बना, समदिन भी राजनीति में आई,
परिवार का कुनबा तो सफल हुआ, लेकिन जो अभी बिहार की जो परिस्थिति है, जिसमें दलितों के नेता के रूप में दो नेता, एक ये तो मांझी जी बुजुर्ग हैं और चिराग पासवान नवयुवक है। तो ये सारी लड़ाई और दोनों संयोग ऐसा है कि दोनों महागठबंधन के ये एनडीए के साथ ही है। तो दोनों बयान को लेके चर्चित रहते हैं। कभी मांझी शुरू में तो बहुत सारे बयान, वो उनका इशारा चिराग पे भी कटाक्ष का रहता है। चिराग की पार्टी के नेताओं का भी मांझी पे रहता है। तो सारी लड़ाई दलितों के एक छत्र नेता बनने की है। एक आदमी जो बुजुर्ग है, जो जिसकी आगे की पीढ़ी संतोष बेटा जो उनको आगे कर रहे हैं, संतोष सुमन को, और रामविलास जी के लड़के चिराग हैं, युवा हैं, ये आवाज बनना चाहते हैं। लेकिन इनकी विडंबना है, ये चाहते हैं कि हम सिर्फ दलितों के नेता ना बने, हम सब मान्य सबके नेता बने। लेकिन सारी लड़ाई दलितों के वोट को लेकर। जी जी, आपने आपने अभी बोला कि ये बुजुर्गों वाली बात आपने बोली, तो हम भी वही सवाल आपसे कर रहे हैं कि अब भले ही मांझी ने अपने बेटे को कमान सौंप दी हो, लेकिन एक सवाल तो ये बनता ही है ना कि पार्टी में युवा नेता तो है ही नहीं। भले ही चिराग पासवान की स्थिति भी कुछ ना कुछ वैसी ही है, पर यहाँ भी स्थिति कुछ ऐसी है कि पार्टी में युवा नेता तो है नहीं, और हम पार्टी को बूढ़े नेताओं का एक क्लब कहा जा रहा है। तो ऐसे ये अपनी राजनीति कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं, मांझी हमके सर्वमान नेता हैं। बेटा संतोष सुमन उनका राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, और कोशिश है उनकी। हाल के दिनों में एक राष्ट्रीय बैठक भी उनकी हुई थी, जिसमें संतोष सुमन को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, और उनकी योजना है कि पूरे बिहार में हम फैलाव करें और समाज के अन्य वर्ग के लोगों को भी शामिल करें। लेकिन और कोई बड़ा बुजुर्ग नेता नहीं है, और ये तो पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो नवयुवकों को तो आगे लाना ही होगा, और उस दिशा में मांझी प्रयासरत हैं। और वो समाज में सिर्फ अपने समाज के नहीं, जब तक अन्य लोग, अन्य सवर्ण, अति पिछड़ा, मुस्लिम, ये लोग नहीं इनसे जुड़ेंगे और इनको लीडरशिप मिलेगा, तब पार्टी को बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन उस दिशा में मांझी काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड पे मांझी की पार्टी कितनी मजबूत नजर आ रही है? पिछली बार जहाँ तक याद है कि 7 सीटों पर ये लोग लड़े थे और 4 पे जीत दर्ज की थी। इस बार ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने पिछली बार से ज़्यादा सीटों की मांग तक कर डाली है। तो क्या इनके राजनीतिक समीकरण आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से ये सारी लड़ाई, ये जो भी जब तक कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में नहीं जारी हो, सारी लड़ाई इसी बात को लेके है कि 7 नहीं, हम 17 लड़ेंगे। कोई 4 लड़ रहा था तो 14 की दावेदारी कर रहा है। तो मांझी 2020 में मात्र 1 सीट उनको सफलता मिली थी, जो सिर्फ वो खुद जीते थे। लेकिन 2019 में, 2024 में, 24 तो लोकसभा में, 2020 में ये आपने सही बताया कि 7 में 4 सफलता उनको मिली थी। निश्चित रूप से इस बार दावेदारी उनकी ज्यादा होगी, और सारी कवायद, सारा जो नूरा कुश्ती चल रहा है, कभी बयानबाजी से दबाव, वो यही है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और हम अपना प्रेजेंस ज्यादा करें। ये 7 नहीं, इस बार जरूर वो कोशिश करेंगे कि हमको 10-11 सीट मिले, और इसी की बार्गेन कर रहे हैं। महागठबंधन ने अपने साथी दलों को ये बात बोली है कि आप जिन जिन सीटों पर मजबूत नज़र आ रहे हैं या जहां जहां आप दावेदारी करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और वहां आपने किस तरह का अभी तक काम किया और किस तरह का प्रचार किया और कितनी दावेदारी आप कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बना के साझा कीजिए सीट बंटवारे से पहले। क्या एनडीए के घटक दल भी कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं टिकटों को लेकर? नहीं, अभी वैसे ऑफिशियली तो मैंने एनडीए की वैसी कोई बैठक हुई है जिसमें चर्चा हो। अंदरूनी रूप से सभी पार्टियां, जो भी एनडीए के घटक दल हैं, अपनी तैयारी कर रहा है। अगर आप मांझी अगर 7 सीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से 17 सीटों पे अपनी तैयारी, जहां पे उनका स्ट्रॉन्ग गया वाला इलाका है, या शाहबाद का है, या पूर्वी और उत्तरी बिहार का इलाका है, वहां अपनी दावेदारी करेंगे। लेकिन ऑफिशियली अभी
इस तरह की कोई योजना, जैसे महागठबंधन ने, आपने सही बताया कि हाल के दिनों में बैठक हुई थी और उन्होंने अपनी सूची अपने दलों से कहा था कि आप अपने में बताइए कि कहाँ की कैसी तैयारी है। इस तरह से एनडीए में अभी कुछ ऑफिशियली हुआ नहीं। अभी ऑफिशियली ये लोग एक साथ बैठे भी नहीं है। ये सारी कवायद, माने सारा विवाद क्या है, सारा विवाद एनडीए में सीटों को लेके भाजपा और जदयू जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो 100-100 सीट, 243 में वो 100-100 सीट से कम कम पे लड़ेंगे नहीं। 43 सीट ही है, 43 सीट में 3 पार्टी है, हम हैं, मांझी जी हैं, चिराग पासवान हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो अब बांट ले, तो जिनकी जो सीट जैसी ताकत, और अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट ना हो कि कोई और पार्टी, अभी तो स्टार्ट खेल नहीं हुआ है कि कोई महागठबंधन से कोई टूट के एनडीए में आ जाए, एनडीए से कोई टूट के महागठबंधन में चला जाए, ये तो अभी खेल शुरू ही नहीं हुआ है। ये सारी लड़ाई अभी प्रारंभिक तैयारी चल रही है, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ लंबी दूरी तक रहेगा, ये अभी वक्त बताएगा। इसलिए सारी तैयारी तो पिछले चुनाव के में अपनी सफलता और उसकी ताकत को, और कभी कभी जैसे मांझी बार बार भी बोलते हैं और अपनी दबाव देते ही हैं कि उनका स्ट्राइक रेट लोकसभा में 1 सीट मिला था और उन्होंने वो भी जीते थे। चिराग भी कहते हैं कि 5 सीट पे लड़े, 5 जीते। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस तो उन लोगों का बड़ा है, तो हो सकता है कि सीट की दावेदारी भी उनकी बढ़ेगी और जदयू और भाजपा को थोड़ा दबाव इन छोटे दलों का झेलना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में हम पार्टी के लिए क्या बड़ी चुनौतियां सामने आने वाली है? क्योंकि पार्टी के एनडीए के ही दूसरे घटक दल वो भी दलित राजनीति के उसमें हैं। विपक्ष में भी बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो दलितों की, गरीबों की, पिछड़ों की राजनीति करती है। अभी चंद्रशेखर ने भी अपनी कुछ 40 सीटों के आसपास में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। किस तरह से ये वोट बैंक की जो राजनीति है उसमें हमको देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति में दलितों की जो राजनीति थी वो इर्द गिर्द रामविलास पासवान के चलती थी। रामविलास जी के नहीं रहने पे चिराग उसको आगे कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने भी अपनी छवि, जब चीफ मिनिस्टर बने, फिर उन्होंने एक हम का निर्माण किया और उनको राजनीतिक और पार्लियामेंट्री सफलता, विधानसभा में सफलता मिली। तो इनको, इनकी उपस्थिति तो रही, लेकिन अन्य दलित जो पार्टियां हैं, जैसे मायावती की पार्टी है, बिहार में वैसा कोई दबदबा नहीं रहा। चंद्रशेखर का भी है नहीं कोई बिहार में दबदबा। जो भी लड़ाई अगर दलितों की है वो समझिए एक कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष दलित को बना के ये कोशिश में है कि हम दलित की अगुवाई करें। अन्य जातियों का तो सपोर्ट है ही, लेकिन उन्होंने ये किया है। लेकिन मेजर जो लड़ाई है वो चिराग पासवान और ये हमारे मांझी जी और कांग्रेस ने भी एक दांव खेला है कि उसने सवर्ण अध्यक्ष को हटा के दलित को अध्यक्ष बनाया है। तो ये मायावती और चंद्रशेखर की जो उत्तर प्रदेश जो पार्टी है उसका बिहार में कोई राजनीतिक बहुत दखल है नहीं। जी। तो आपकी ओवरऑल नज़र यही आ रहा है कि बहुत मुद्दों को लेकर तो ये ग्राउंड पे नहीं उतरे हैं, तो एक तरह से ये भी महागठबंधन के लिए एक वोट काटने वाले दल की तरह आगे उभर कर सामने आएंगे। प्रमोद जी, हमको लेकर जो हमने चर्चा की, ऐसे ही आगे भी दूसरे दलों की और दूसरे मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर ऐसी किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।